Hello, Class 11. Welcome to Part 2 of Hornbill Chapter 3, Discovering that the Saga Continues. तो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन। लेसन की शुरुआत एक क्विक रीकैप के साथ कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें कवर की। पार्ट 1 में हमने जाना दो लोगों के बारे में। नंबर 1, हार्वर्ड कार्टर। He was a British archaeologist जिन्होंने 1922 में सबसे पहले किंग टट का टूम डिस्कवर किया था। एंड नंबर 2, जाही हवास, who is the general secretary today in 2005 actually, जिन्होंने टट की बॉडी को उसके कफन से बाहर निकालने का डिसाइड किया फॉर अ सीटी स्कैन। सो पार्ट 1 में हमने इन दोनों की स्टोरीज को जाना, कैसे हार्वर्ड कार्टर ने टूम डिस्कवर करने के बाद हर कोशिश की उस 3 नेस्टेड कॉफिन से किंग टट के बॉडी को बाहर निकालने की, बट क्योंकि रेजिन इतना हार्ड था किंग टट की बॉडी कॉफिन में बिल्कुल जम सी गई थी। अल्टीमेटली उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, सो ही डिसाइडेड टू चिसल द बॉडी। चिसल द बॉडी इज छेनी और हथौड़ा लेके बॉडी को ठोका, हर मेजर जॉइंट से कट किया, एंड जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी और जितनी भी चीजें किंग टट की बॉडी के साथ दफनाई गई थी और उस बरियल चेम्बर के अंदर थी, उन सबको वो वहां से ले गए और किंग टट की बॉडी के उन टुकड़ों को एक सैंड बॉक्स में भर के, विद पैडिंग एंड वुडन बॉक्स था वो, उसमें रख के वापस उस टूम के अंदर वो छोड़ के चले गए। क्योंकि उन दिनों द पर्सन वॉज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द थिंग्स जो उसके साथ मिलती थी। बट जैसे जैसे वो चीजों के बारे में जानने लगे, परखने लगे, तो दो सवाल आए। ये राजा की मौत हुई कैसे एंड लगभग क्या उम्र रही होगी राजा की मौत के वक्त। अब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काफी टाइम लगा और इसीलिए 2005 में मिस्टर जाही हवास ने डिसाइड किया कि इन अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए किंग टट की बॉडी को बाहर निकाला जाए एंड उसका सीटी स्कैन किया जाए। सो ये हमने जाना पार्ट 1 में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन पार्ट 2 के साथ। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. So जैसे कि हम बात कर रहे थे 1922 से 2005 के बीच आर्कियोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस आए, फोकसिंग लेस on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So again, जैसे पहले के दिनों में सामानों पे, चीजों पे फोकस था, बट अब they focus less on treasure and more on the fascinating details. ज़्यादा फोकस किस पे होता है? On the details of the life and death of the individual जिस पे हम बात कर रहे हैं। It also uses more sophisticated tools. अब ज़्यादा sophisticated tools का यूज होने लगा, including medical technology आर्कियोलॉजी के अंदर। So 1968 में लगभग 40 साल बाद कार्टर की डिस्कवरी के एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी को एंड रिवील किया एक बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट। एनाटॉमी प्रोफेसर यूजुअली मेडिकल फील्ड में पाए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अंदर से अच्छे से जानते हैं, लाइक कौन सी ऑर्गन्स, कौन सी वेन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस प्रोफेसर ने किंग टट की बॉडी को एक्सरे किया एंड सबको बताया कि बीनीथ द रेजिन that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो रेजिन जो लिक्विड था जो बॉडी को हार्डन करने के लिए यूज किया गया, तो उनकी चेस्ट के ऊपर रखे उस रिचुअल रेजिन के थ्रू जब एक्सरे हुआ, ये रिवील किया गया कि भाई इस मम्मी की ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स तो मिसिंग है। तो अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आया कि क्या इनकी डेथ सुसाइड थी, मर्डर थी, या हाउ डिड दिस पर्सन डाई? और इस सवाल का जवाब अब हर किसी को चाहिए था। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT as we call it. और CT scan में exactly होता क्या है? Hundreds of X-rays को cross section में एक साथ रखा जाता है like slices of bread, ताकि आपकी बॉडी की एक 3D virtual image
सिस्टम में क्रिएट की जा सके. So what more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? ये एक बहुत बड़ा सवाल था, पर इसका जवाब तो सीटी करने के बाद ही पता चलेगा, right? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? Linger मतलब अभी तक ये सवाल हमें परेशान कर रहे हैं. और वो दो सवाल क्या हैं? How did he die? How did King Tut die? And how old was he at the time of his death? क्या उम्र रही होगी उनके मरने पर? So, King Tut's demise was a big event, even by royal standards. Royal standards में भी एक बहुत बड़ा event था वो. क्यों? He was the last of his family line. अपनी family line में आखिरी था वो. And his funeral was the death rattle of a dynasty. और उनके मरने के साथ वो pharaoh ruleship, जो dynasty इतने सालों से चल रही थी इजिप्ट के अंदर, उसका भी end हो गया. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. पर क्या हुआ उनके मरने के बाद एंड लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, चीजें कैसे हुई इजिप्ट में उसके बाद, nobody knows. सो ये इमेज जो है पर्टिकुलरली शो कर रही है कब हावर्ड कार्टर ने उन्हें डिस्कवर किया था. दिस वाज द कॉफिन, आउटर कॉफिन आप देख सकते हैं, और इसकी गोल्ड लिड, राइट. इसके अंदर वो श्राउड था जिसके ऊपर लीव्स वगैरह थी, एंड उसके बीनीथ थी किंग टट की बॉडी. एंड दिस इज द फेस जो रेजिन डलने के बाद इतना हार्डन हो गया, राइट. नाउ इतना सब हमने जान लिया, थोड़ा तो हिस्ट्री समझना पड़ेगा ना, फैमिली ट्री किस तरह से रन कर रहा है उनका. सो एमेनेटेप 3 जो टट के फादर या ग्रैंडफादर थे. नाउ दिस इज वेयर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कम इन. ऐसा क्यों लिखा गया है कि एमेनेटेप 3 टट के फादर भी थे या ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं? अब ऐसा क्यों लिखा गया है ये मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी, with a startling fact about Tut's history and the family tree. ओके तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं. was a powerful pharaoh. Amenhotep III बहुत ही एक पावरफुल pharaoh थे who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. तो लगभग 4 डेकेड्स यानी 40 सालों तक एमेनेटेप 3 का रूल था, एंड वो उस डायनेस्टी को गोल्डन एज के टाइम पे रूल कर रहे थे. उनके बेटे एमेनेटेप 4 ने उन्हें सक्सीड किया, एंड उनके आने के बाद शुरू हुआ इजिप्शियन हिस्ट्री का सबसे अजीब दौर. सो वो क्या था? ये जो न्यू फैरो था यानी एमेनेटेप 4, इन्होंने प्रमोट किया द वर्शिप ऑफ आतेन, द सन डिस्क. तो सबसे पहली चीज, इन्होंने आते ही भगवान बदल दिया. जिस लॉर्ड को हर कोई वर्शिप कर रहा है, प्रे कर रहा है, विच इज द लॉर्ड आमून, उन्होंने कहा आपसे आमून तुम्हारा भगवान नहीं, आपसे आतेन हमारा भगवान है, द सन डिस्क. उन्होंने अपना नाम भी बदल के एमेनोटेप से अखेनातेन रख लिया, और द सर्वेंट ऑफ आतेन, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. तो आप देख रहे हो एक नए रूलर और उसका की डिसीजन सिर्फ उसको इम्पैक्ट नहीं करने वाला था, पूरे किंगडम को इम्पैक्ट करने वाला था. यूजुअल एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? ठीक है, अगर आपको आमून की पूजा नहीं करनी, आप अतेन की पूजा करिए, बट सबको फोर्स करा उन्होंने ये चीज मानने पे और ये चीज करने पे. He further shocked the country by attacking Amun. और वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने पुराने गॉड को अटैक किया, smashing his images and closing his temples. उनके इमेजेस तोड़ दिए, उनके मंदिर बंद कर दिए. सो वो लोग जो ब्लाइंड फेथ रखते थे आमून पे, कितना दिल टूटा होगा उनका. It must have been a horrific time. ये कहते हैं रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो's रिसर्च सेंटर इन लुक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीबिस. तो जब मिस्टर रे जॉनसन थीबिस गए थे कुछ रिसर्च स्टडी करने और उन्हें ये सब पता चला, वो कहते हैं कितना बुरा वक्त रहा होगा. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज was coming to an end. अब ऐसा करते करते लोगों का विश्वास भी अपने रहे राजा पे खत्म होता जा रहा है.
तो एक तरह से एक परिवार जो लगभग 40-50 सालों से इस किंगडम का करता धरता था, लोगों का विश्वास उस पे से हटने लगा। एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी। और जब इस नए राजा को पता चला कि लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, लोग मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो और पागल हो गया, वो और क्रेजी चीजें करने लगा। After Akhenaten's death, एक mysterious ruler named स्मेनखारे कुछ टाइम के लिए आया और एग्जिट भी कर लिया with hardly a trace। मतलब वो आया था कुछ टाइम तक, किंगडम को उसने रूल भी किया, बट he just disappeared। उनका कोई ट्रेस नहीं है इन द हिस्ट्री। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन। नाउ तुतनखातेन इज द सन ऑफ अखेनातेन, सो ही टुक द थ्रोन। वो बने सबसे यंग pharaoh, किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे। बट उनके आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया? The boy king soon changed his name to Tutankhamun, the living image of आमून। क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जनता, उनके लोग किंगडम के सब आमून को कितना मानते हैं और उनके पापा ने कितना गलत किया आमून की इमेजेस को डिस्ट्रॉय करवा के, लोगों का दिल तोड़ के, लोगों का बिलीफ तोड़ के। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बाप की हुई वो गलती को सुधारा एंड अपना नाम उन्होंने तुतनखातेन से बदल के रख लिया, तुतनखामून, द लिविंग इमेज ऑफ आमून, एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। जिस तरह से उनके दादा उस डायनेस्टी को चला रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी वो भी उसी तरह से चीजों को करे। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। तो उनका रूल लगभग 9 सालों तक चला और फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। सच इज द हिस्ट्री ऑफ दीज pharaohs इन इजिप्ट। काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो यहां तक हमने समझा कि कैसा रहा था किंग टट का बैकग्राउंड, एंड इस बैकग्राउंड के चलते, इस हिस्ट्री के चलते हमें समझ आया कि क्यों हर कोई इतना इंटरेस्टेड था उनसे जुड़े उन 2 सवालों के जवाब ढूंढने में। तो हम उन दोनों सवालों के जवाब देखेंगे हमारे आखिरी पार्ट में। मैं मिलूंगी आपसे इस चैप्टर की अगली और आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।